पास। हाँ जी, हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है। सेकंड चैप्टर हमने कर लिया। देन हम फोर्थ चैप्टर पे हैं, कॉस्ट थ्योरी एंड एस्टिमेशन। ठीक है, फोर्थ चैप्टर पे हैं कॉस्ट थ्योरी एंड एस्टिमेशन। कॉस्ट थ्योरी एंड एस्टिमेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट समझना होता है कि कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, अ कॉस्ट इज अ रिलीवेंट इफ इट इज इफेक्टेड बाय अ मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, कॉस्ट तभी रिलीवेंट मानी जाएगी अगर जो ये डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाए, मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाए। कॉस्ट बेसिकली होता क्या है कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी फाइनल गुड रेडी हो रहा है, उस फाइनल गुड को बनाने में जहां जहां से जो जो पैसे खर्च किए गए हैं, वो सब उस फाइनल गुड की क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, फाइनल गुड बनाने के लिए मैं रॉ मटेरियल लेके आई, तो वो मेरा फाइनल गुड की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल। फिर उसको लाने में जो पैसे लगे वो भी फाइनल गुड बनाने में यूज हुआ है ना, सारा कुछ। तो जो फाइनल गुड बनता है वो अकेला फाइनल गुड नहीं होता, उसमें रॉ मटेरियल भी ऐड होता है। ठीक है, उसमें फर्नीचर, जो इक्विपमेंट लग रही है वो भी ऐड होता है, जो इक्विपमेंट में अंदर जो तेल डाला जा रहा है, ठीक है, मशीनरियां जो चलती हैं, वो तेल पेट्रोल जिससे भी चलती हैं, वो डाला जा रहा है, तो वो भी उसकी कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि फाइनल गुड बनाने के लिए जो जो चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां जहां पे पैसे लगाए जा रहे हैं, उन सबको टोटल करके हमारी क्या बनती है, कॉस्ट ऑफ द गुड बनती है, जिसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, देन वो हमारा क्या बन जाता है, प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट होती कितने तरह की है। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू के नेचर के हिसाब से देखें, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है और अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट के दो पार्ट हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं हम एक एक करके। फर्स्ट आ गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मेन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हमने किसके लिए यूज किया है, अकाउंटिंग की टर्म के लिए यूज किया, यानी कि डाटा एंट्री करने, जहां पे मॉनेटरी टर्म में यूज हो रहा है, दैट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एक फर्म जो है वो खर्च कर रही है। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने में एक फर्म जो चीज खर्च कर रही है एक्चुअल में, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, यानी कि मैनेजर्स लग रहे हैं, लेबर्स लग रहे हैं, वो एक अच्छा बड़ा खासा खर्चा है। ठीक है, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। फिर रॉ मटेरियल, जो बड़ा खर्चा है, रॉ मटेरियल आएगा तभी फाइनल बनेगा ना, तो वो हो गया, वो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। देन उसको रेडी करने में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मशीनरी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, वो हमारा बड़ा खर्चा है। ये जो एक्चुअल कॉस्ट है, जिन तीनों की वजह से चल नहीं सकता, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। देन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो उसको करने के लिए एक्स्ट्रा हमें यूजफुल है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी तीन हो गई मेन, लेबर, ऑफिस या रॉ मटेरियल या ऑफिस लगा लो, या फिर इक्विपमेंट लगा लो। ठीक है, अब इम्प्लिसिट क्या हुआ, वैल्यू ऑफ द इनपुट ओन्ड एंड यूज बाय द फर्म, और उसमें से जो यूज कर रहे हैं, इन तीनों को ले तो लिया, इसमें से जो यूज हो रहा है वो एक्सप्लिसिट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्कर है, जो लेबर है, वो हमें ऑडिटिंग करके दे रहा है, तो ऑडिटिंग इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड वर्कर इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ऑफिस में जो हम रेंट पे कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इक्विपमेंट के साथ एक्स्ट्रा में जो चीजें आ रही हैं, पेन आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, वो इम्प्लिसिट है। हम तो सब कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे से, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ये क्लियर हो गया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी कि मेन चीजें,
और इम्प्लिसिट यानी कि उसको यूज करने पे जो हमें देना पड़ रहा है, दैट इज इम्प्लिसिट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कैसे निकाली जाती है? अपॉर्चुनिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ। वैसे तो यहाँ पे भी एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई एग्जांपल यहाँ सामने ही देख रहे हो, उसमें से वही बता दो, अगर कुछ और नहीं मिल रहा तो। अगर याद है पुराना एग्जांपल तो वो बता दो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो जिस चीज को हम छोड़ रहे हैं, जैसे कि ये देखो, डॉग और एक पर्सन दिया हुआ है। ये पर्सन जो है वो उसको बोल रहा है कि तो जो वॉक करते हो आप, जो डॉग वॉक करता है, उसको कितने पैसे मिल सकते हैं? उसको $175 मिल सकते हैं उस वॉक के। ठीक है, लेकिन डॉग क्या बोल रहा है? आई एम योर फ्रेंड, यानी कि उसने $175 जो है वो छोड़ दिए। ठीक है, तो जो उसने छोड़ा है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, या ये उसको मिल सकता था लेकिन उसने छोड़ दिया, इट मीन्स दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो छोड़ा गया। और जो उसने ले लिया दैट इज रियल कॉस्ट, और जो उसने छोड़ दिया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक पीएन है या आप लोग ही हो, आप अपनी वर्क जो है वो शिफ्ट कर देते हो। आप पहले 10,000 पे काम कर रहे थे, आप आपको किसी और कंपनी में 15,000 का ऑफर आया, आप मे भी शिफ्ट कर गए 15,000 पे। तो जो पीछे 10,000 छोड़ के गए हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी वो तो आपको मिल ही रही थी, आपने छोड़ी है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है। देन sunk cost क्या होती है? इज एन expense that are already been incurred and cannot be recovered। ठीक है, वो एक्सपेंस जो हम कर देते हैं, ठीक है, जो कभी रिकवर नहीं हो सकते, वापस नहीं आ सकते। अब हमने पर्स खरीद लिया तो खरीद लिया, ठीक है, हमने क्लोथ्स ड्रेसेस हमारे पास बहुत हैं लेकिन फिर भी हमने नहीं खरीदनी है। दिवाली आई, हमने नए कपड़े खरीदने ही खरीदने हैं, बहुत पड़ी है हमारे पास, तो वो जो कॉस्ट है वो संक कॉस्ट है। देन आ गया नेचर ऑफ कॉस्ट, इसमें आ गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट। Incremental cost is a choice and therefore only even included forward-looking cost। इंक्रीमेंट आप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ एड ऑन कर दिया, कुछ इंक्रीमेंट कर दिया, फॉरवर्ड लुकिंग कॉस्ट, ठीक है, बढ़ा दिया, कुछ बढ़ गई, कुछ कॉस्ट बढ़ गई, करना इतना ही था लेकिन कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी कि हम पैकेजिंग करवाने गए थे, ठीक है, प्लेन पैकेजिंग भी थी और दूसरी बढ़िया वाली पैकेजिंग भी थी। हमने लेनी तो प्लेन थी लेकिन हमने इंक्रीमेंट करके थोड़ी बढ़िया पैकिंग ले ली, यानी कि हमने कॉस्ट कम करनी थी लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ गए। देन मैनेजीरियल कॉस्ट, मैनेजीरियल यानी कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, एक एडिशनल यूनिट लेने से जो कॉस्ट बढ़ रही है, जितनी मर्जी बढ़ रही हो, वो हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एडिशनल। मार्जिनल को हम बोल सकते हैं कि एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, एक आइसक्रीम मैं ले रही थी वो 5 रुपए की थी, दो आइसक्रीम 10 रुपए की आ रही है, तो जो 5 रुपए बढ़े हैं दूसरी आइसक्रीम पे, दैट इज एडिशनल कॉस्ट। 2 यूनिट लेने के लिए मेरे को 5 रुपए और देने पड़े ना, वो जो मैंने 5 रुपए ज्यादा दिए हैं वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है। देन कॉस्ट फंक्शन कौन से हो गए? फैक्टर्स हो गए जो डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट आ गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म में एक बात हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों टर्म होती है। कुछ टर्म्स होती हैं जो फिक्स्ड ही रहती हैं, कुछ होती हैं जो जिसको हम वेरिएबल यानी कि चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड यानी कि वही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि मेरे को 2 महीने में मान लो एक सूट रेडी करके देना है, ठीक है,
तो जो मशीन है मेरी सूट रेडी करने के लिए वो मेरी फिक्स्ड ही रहेगी। अब मैं 15 दिन में मशीन तो नहीं बदल लूंगी ना, मशीनें तो नहीं बदल लूंगी। 15 दिन में मैं सूट रेडी करूंगी या मशीनें चेंज करूंगी? तो जो मशीनरी है वो मेरी फिक्स्ड बन जाएगी। और अगर मेरे को कोई डिजाइन चेंज करना है सूट का, ठीक है, तो वो मैं चेंज कर सकती हूँ, वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, उसको चेंज करने पे मैं एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ, तो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहेगी, ठीक है, यानी कि मशीनरी जो मैं चेंज नहीं कर सकती। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, दोनों कॉस्ट आती हैं। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कभी भी जीरो से नहीं होती, इसलिए फिक्स कॉस्ट यहाँ से शुरू हो रही है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो होती है, इसलिए वो जीरो से शुरू हो रही है और फिक्स से ऊपर जा रही है। और जो टोटल कॉस्ट है उसमें फिक्स कॉस्ट का पूरा पार्ट होएगा, टोटल प्लस वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स से ऊपर शुरू होगी। ये जो फिक्स टोटल बनी है ये इसी की लाइन बनी हुई है, फिक्स इसमें ऐड है, फिक्स प्लस करके ये उसके ऊपर लाइन बनाई। ये यहां से शुरू क्यों हो रही है? क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड भी पूरी इंक्लूड है, ये पूरी इंक्लूड है, और वेरिएबल, ये वेरिएबल भी इंक्लूड है, इसलिए ये फिक्स्ड से ऊपर से ही शुरू होगी हमेशा। हाँ जी, पर यूनिट का निकालना है, यानी कि अगर एक क्वांटिटी का आपको, एक यूनिट का अगर आपको एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज यानी कि कितनी कॉस्ट आ रही है एक यूनिट पे, तो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल एक टॉफी जो है वो 2 रुपए की आ रही है। अब मेरे पास 2 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है एक टॉफी बनाने में, मैंने 10 टॉफियां बनाई है, मेरे को कॉस्ट पड़ी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने 10 टॉफीज बनानी है, ठीक है, 10 टॉफी की जो कॉस्ट पड़ रही है वो मुझे 20 रुपीज पड़ रही है। तो एवरेज कॉस्ट यानी कि एक की कॉस्ट कितनी हो सकती है, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट हो सकती है, एवरेज मुझे कितनी पड़ रही है एक यूनिट पे? 10 टॉफियों की 20 रुपए है टोटल कॉस्ट, तो एवरेज कितनी हुई? 2 रुपए। 2 रुपए। इट मीन्स जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है? 2 रुपए। यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे 2 रुपए खर्च हो रहे हैं। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज वेरिएबल, टोटल वेरिएबल में से क्वांटिटी माइनस कर दो, ठीक है, वेरिएबल निकालना है तो वेरिएबल में से माइनस कर दो, फिक्स निकालना है तो फिक्स में से माइनस कर दो। देन मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एडिशनल चेंज, तो चेंज का साइन लेके चलेंगे साथ में, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट, जितना भी चेंज आ रहा है, और उसको डिवाइड करेंगे जितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। ये देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तीनों चीजें दी हुई हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड है जो, तो एवरेज फिक्स कैसे निकलनी है? टोटल फिक्स को क्वांटिटी से डिवाइड करके। तो पहले तो कुछ नहीं आया, 60 को फिर 1 से किया तो 60, 60 को 2 से किया तो 30, 60 को 3 से किया तो 20, फिक्स्ड को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई। अब टोटल को, वेरिएबल को क्वांटिटी से डिवाइड करूंगी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और अगर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, तो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी। या मैं ये भी कर सकती हूँ, फिक्स्ड और एवरेज इन दोनों को ऐड कर दूंगी, तो भी मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और मार्जिन कैसे निकालना है? इन दोनों के बीच का गैप, चेंज, 60 से 80 पे 20 का चेंज आया तो यहाँ पे 20, 80 से 90 में 10 का चेंज आया, 90 से 105 में 15 का चेंज आया, 105 से 140 में 35 का चेंज आया। ये जो चेंज आ रहा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ये इसको उन्होंने डायग्रामेटिकली शो कर दिया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारी 60 थी तो ये 50 के ऊपर 60 हमारी फिक्स कॉस्ट शो की है, फिर ये वेरिएबल कॉस्ट शो की है, और ये जो टोटल कॉस्ट शो की है। हाँ जी, ये बोल रहे हैं कि ये यू शेप में क्यों होता है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो हमेशा पहले नीचे गिरती है फिर ऊपर को जाती है, यानी कि फर्स्ट डिक्लाइन करती है। एवरेज टोटल कॉस्ट जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करती है,
ठीक है, फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होती है, एक पॉइंट पे आके वो बढ़ना शुरू होती है, इस वजह से वो यू शेप में बनता है। ये देखो, ये यू शेप में बन रहे हैं ना सारे। ये यू शेप में क्यों है? क्योंकि पहले जो कोस्ट है, एवरेज है, कोस्ट पहले नीचे जाती है, डिक्लाइनिंग जाती है, फिर एक पॉइंट पे आके वो अपवर्ड जाती है। देन आ गया लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये है कि लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, आप हर चीज को वेरिएबल कर सकते हो। अब वही सूट सिलने के लिए मान लो मेरे पास 1 साल है, पहले मेरे पास सूट सिलने के लिए कितने दिन थे? 15 दिन, दैट इज शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये मैं एज ए एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे शॉर्ट टर्म 1 ईयर का होता है, और 1 ईयर से जितना भी ज्यादा होएगा वो आपका लॉन्ग टर्म में या मिडिल टर्म में चल जाएगा। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल। तो अगर मान लो लॉन्ग टर्म आपका 1 ईयर है, ठीक है, अगर चलो 2 मान लो, 2 साल का टाइम है आपके पास, और आपको वही 5 सूट सिलने हैं। ठीक है, 5 सूट सिलने हैं। तो आप क्या है, आप अब आपकी मान लो मशीनरी बीच में खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, नहीं भी खराब होती, आप कह रहे हो कि ये अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे रही है, ठीक है, मान लो ये अच्छे से सिलाई नहीं दे रही है, तो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। अब मेरे पास टाइम कितना है? 2 साल का, तो मैं चेंज कर सकती हूँ। यस मैम। कर सकती हूँ ना, 2 साल में मशीनरी भी चेंज कर सकती हूँ, और 5 सूट भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टाइम जो है वो मेरे पास ज्यादा है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में सारी चीजें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होती हैं शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम कम होता है, बड़ी बड़ी चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसमें हमारे पास टाइम ज्यादा है, इसलिए हम बड़ी चीजों को भी हटा के नई चीजें ला सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट होती है हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 से शुरू होती है, इसलिए इसको यहां से लिया। ठीक है, ये देखो, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये लॉन्ग टर्म का है और ये शॉर्ट टर्म का है। अब बोलोगे शॉर्ट टर्म यहाँ से क्यों है? क्योंकि इतनी फिक्स्ड है, मान लो ये जो है ये फिक्स्ड है यहाँ तक शॉर्ट टर्म, और इससे ऊपर जो चेंज आ रहा है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट के कारण आ रहा है। हाँ जी, यू शेप किस पे डिपेंड है? इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रेट ऑफ स्केल में। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। देन ये एक लॉन्ग टर्म है, बाकी सारी एवरेज शॉर्ट टर्म दिखा दी। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म की कर्व हो गई, एवरेज कर्व हो गई, क्योंकि इसमें ये बहुत सारी लॉन्ग टर्म है और एक ये फाइनल लॉन्ग टर्म बन गई। तो ये लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट कर्व हो गई। हाँ जी, रिटर्न टू स्केल क्या होता है? अपनी जगह पे वापस आना। ठीक है, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है हमारा जो इनपुट है वो भी बढ़ रहा है और आउटपुट है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन इनपुट जो बढ़ रहा है वो ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो आउटपुट बढ़ रहा है वो कम बढ़ रहा है। फिर इनपुट बढ़ रहा है और आउटपुट उसके बराबर बढ़ रहा है, तो दैट इज कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक साथ चल रहा है, रेट ऑफ स्केल जो है एक साथ चल रहा है। थर्ड में क्या है? इनपुट बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट उससे डबल बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। थर्ड पॉइंट इंक्रीजिंग हो गया। फर्स्ट पॉइंट, ये जो फर्स्ट है पहले वाला, ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ स्केल रिटर्न और टू स्केल है, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, बढ़ सारे रहे हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा कम में बढ़ रहा है, ये उसके बराबर बढ़ रहा है, और ये उससे ज्यादा बढ़ रहा है। देखो, कांस्टेंट में बराबर है दोनों, इंक्रीजिंग में
आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है इनपुट से, और डिक्रीजिंग में इनपुट ज्यादा है लेकिन आउटपुट कम है। ये इधर इंक्रीजिंग हो गया, ये इधर डिक्रीजिंग हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। ये उसकी कर्व दिखाई हुई है सारी। हाँ जी, हमने कॉस्ट पढ़ ली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ ली, फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट यानी कि जो फ्यूचर में इंकर्ड करेंगे, जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, वो होगी फ्यूचर कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहेगी, जो चेंज नहीं होने वाली है। वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम चेंज कर सकते हैं। देन शॉर्ट टर्म हमने पढ़ लिया, टोटल कॉस्ट पढ़ लिया, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया, एवरेज वेरिएबल पढ़ लिया, मार्जिन पढ़ लिया, लॉन्ग रन कॉस्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, ये लॉन्ग रन है। ये लीनियर कर्व भी अभी हमने पढ़ा कि इनपुट बढ़ता है तो इंक्रीजिंग रेट, रिटर्न टू स्केल, ये रिटर्न टू स्केल्स वाले हैं, ये तीनों रिटर्न टू स्केल वाले हैं। क्लियर है? हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये एक रह गया पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप यानी कि कहाँ कहाँ तक हमारा जो कोस्ट का फीचर है वो यूज हो सकता है। ठीक है, द कोस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल गुड्स इज लेस देन द एग्रीगेट कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ईच आइटम सेपरेटली। अगर हम मल्टीपल प्रोडक्शन करते हैं वो हमें कम पड़ता है, किससे? अगर हम प्रोडक्शन सेपरेटली करें हर प्रोडक्ट की, यानी कि हर फीचर जो है वो अलग अलग वर्क करे तो हमें थोड़ा महंगा पड़ेगा। और वही अगर ये सब मिलकर काम करे तो हमें वो कोस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब ठीक पड़ेगा। देन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्कोप इज ट्रांसफरेबल नॉन हाउ। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि ईच एक दूसरे के लिए ट्रांसफरेबल है, हर चीज एक दूसरे को बताई जा रही, पैरेलल चल रहे हैं साथ, ट्रांसपेरेंट है साथ। जो भी वर्क हो रहा है एक गुड के ऊपर, एक प्रोडक्शन के ऊपर, एक पॉइंट पे, वो सारा एक दूसरे के साथ क्या है? ट्रांसफरेबल है, यानी कि एक दूसरे को बताया जा रहा है। क्लियर है बेटा? देन इन्वेस्टमेंट इन आर एंड डी। इन्वेस्टमेंट इन आर एंड डी यानी कि आर एंड डी का मतलब क्या है इसमें? कौन बताएगा? आर एंड डी किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड। आर एंड डी का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है, कोई बता सकता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट जो है कंपनीज के द्वारा क्यों की जा रही है, और इस टाइम तो बहुत ज्यादा आर एंड डी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है इस टाइम, क्यों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैम इतना ध्यान ताकि क्यों है? न्यू प्रोडक्ट्स मैम बना सके। न्यू प्रोडक्ट तो पहले भी बनते थे, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना जरूरी क्यों हो गया है? मैम प्रॉफिट गेन करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रॉफिट गेन करने के लिए। प्रॉफिट, और सोचो थोड़ा। हाँ जी, बाकी भी बोले। जैसे हम कोई न्यू इन्वेंशन कर देते हैं मैम, तो फिर उसका हम पेटेंट कर सकते हैं और फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग जिस भी प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। हाँ जी, हम ये अगर वो कह सकते हैं पेटेंट। कि हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं डेली टू डेली वर्क के लिए।
हमें अपने प्रोडक्ट में चेंज लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि जो कस्टमर है वो रैशनल हो गया, वो उसकी इंफॉर्मेशन बढ़ गई है, बिकॉज यूज ऑफ नेट, यूज ऑफ इंटरनेट, उसकी नॉलेज बढ़ गई है, वो उसकी प्रेफरेंस जो और टेस्ट और जो फैशन है वो चेंज हो गया अब, और वो डेली चेंज होता रहता है। आज मुझे कुछ चाहिए होता है, कल मुझे कुछ और चाहिए होता है सबके साथ ऐसा होता होगा। आज हमें जो चीज पसंद आ रही है, कल हमें उसकी कुछ नया वर्जन चाहिए उसमें। आईफोन ही ले लो, कल तक आईफोन 15 जो था वो बेस्ट आईफोन चल रहा था, जैसे ही आईफोन 16 आया, आईफोन 15 नीचे उतर गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है वो हर बार न्यू लेना चाहता है, कुछ कुछ इनोवेटिव लेना चाहता है, कुछ इंटरेस्टिंग नई चीज लेना चाहता है। वो अब रैशनल हो गया, अब उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा आ गई है। ठीक है, अब इसका एक बेटर एग्जांपल है नोकिया। नोकिया जब स्टार्टिंग में था तो वो अकेला फोन था, छोटा कीपैड कीपैड वाला फोन सबके घर पे होगा एक, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा, है ना। पहले वो कीपैड वाला फोन जब आया था तब वो बहुत ही पॉपुलैरिटी में था। क्यों? क्योंकि वैसी कोई चीज निकली ही नहीं थी मार्केट। ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट टाइमली 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 चेंज होते होते जो लोगों की थिंकिंग है, जो इनोवेशंस हुई हैं इंडिया में, या इनोवेशंस जो हो रही हैं, उसकी वजह से जो चेंजेस आ गए वो वास्ट हो गए। तो लोगों ने उस कीपैड से शिफ्ट होके कहाँ आ गए? वो स्क्रीन पे आ गए, स्क्रीन वाले फोन पे आ गए। तो नोकिया जो है वो वहीं रह गया, नोकिया ने इनोवेशन की ही नहीं। नोकिया को लगा कि हमारा फोन तो भाई इतना अच्छा चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन लोगों ने नोकिया से शिफ्ट होके, कीपैड से शिफ्ट होके स्क्रीन वाले फोन लेने शुरू कर दिए। तो नोकिया किस में पीछे रह गया? नोकिया R&D में पीछे रह गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे रह गया नोकिया। अदरवाइज नोकिया का जो वर्क था, जो वो छोटा सा था फोन, वो टूटता ही नहीं था जितना मर्जी गिरा लो, है ना। देखा होगा ना सबने, गिराया भी होगा। वो वर्क बहुत अच्छा करता था, बिल्कुल। लेकिन वो R&D में पीछे रह गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे रह गया, वो इनोवेटिव नहीं कर पाया कुछ। ठीक है, देन फास्टर R&D इनोवेशन। ठीक है, जो भी वेंडर्स है उनको इनोवेशन करते रहना होगा, बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि जो कस्टमर है वो वास्ट है, ठीक है, रैशनल है। देन इंक्रीजिंग सक्सेस रेट। अगर आपको फास्टेस्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको कस्टमर आपका बेस है, ठीक है, उससे डील करना, उसके लिए प्रोडक्ट बनाने होंगे अब। ठीक है, पहले मार्केट इज द किंग होती थी, अब कंज्यूमर इज अ किंग। ठीक है, पहले तो मार्केट में जो मिला कंज्यूमर ले लेते थे, अब कंज्यूमर बताते हैं कि हमें ये चाहिए, तो मार्केट को वो उनको देना पड़ता है, प्रोड्यूसर को उसको वो प्रोड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज कंज्यूमर लेते ही नहीं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट डिक्रीज। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो सारी डालनी है। देन यूटिलाइजेशन वेरिएबल डिक्रीज, यूजेज वेरिएबल डाइवर्सिफिकेशन अवे लीडिंग टू बेटर यूटिलाइजेशन, टाइम ऑफ डे सीजनल। ठीक है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है वो कैसे कर सकते हैं हम? सीजनल, यानी कि गर्मियों में सर्दियों के कपड़े बना के, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े बना के। खरीदते तो ऑपोजिट है, लेकिन बनते हैं, आपको पता है ना, अब इस टाइम गर्मियों के कपड़े बनने शुरू हो गए और सर्दियों के मार्केट में आने शुरू हो गए। ठीक है, जब गर्मियां होती है तो सर्दियों के बनते हैं, और जब सर्दियां होती है तो गर्मियों के बनते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो सेल करने हैं गर्मियों के, वो गर्मियों में बनाएंगे तो सेल कब करेंगे। देन फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, इन सब की वजह से अगर हम बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, R&D बेटर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी क्या होती है? ग्रोथ ही होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है। दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्कोप। स्कोप कहाँ कहाँ पे? R&D का मेन स्कोप है कि R&D के बढ़ने से बाकी सारी चीजों में ग्रोथ आने वाली। ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, फिर भी ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट जा रही है, एक सेंटर पॉइंट आएगा जहां पे ये कट होगी, फिक्स और टोटल कट हो रही है जहां पे, दैट इज सेंट्रल पॉइंट। इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट होएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पे आके ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपको लॉस हो रहा है।
अगर आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हो तो इट मीन्स ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपको लॉस हो रहा है, सेंटर पॉइंट पे होगा। और इससे अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू। ठीक है, वो देखो ग्रे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट, इनकम। ऊपर जाओगे तो इनकम जनरेट होगी, और अगर नीचे की तरफ देखते हो रेड कलर में तो वो हमारा लॉस है, यानी कि इस पॉइंट से नीचे हमें लॉस ही होता है। अगर हम इस पॉइंट के नीचे सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो हमें क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, पर प्रोडक्ट, पर एवरेज प्रोडक्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो हमें इसके नीचे क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। और अगर हम इससे इस पॉइंट से ऊपर सेल करते हैं, इस पॉइंट से थोड़ा बढ़ा के प्राइस पे सेल करते हैं, तो हमें क्या आएगा, प्रॉफिट। हाँ जी, एनीबडी हैव एनी डाउट? ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है, क्वांटिटी निकालनी है इसमें। तो टोटल, ये आपका फोन नहीं है, ये भी नहीं है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ये आपको नहीं है, आपकी बुक में ये नहीं है, आपकी बुक में यहीं तक है। हाँ जी, हमने लीनियर कर्व पढ़ ली, जो हमने पढ़ा था कि इनपुट ऊपर जा रहा है तो आउटपुट भी ऊपर जा रहा है, लेकिन कम से जा रहा है, रिटर्न टू स्केल। ये रिटर्न टू स्केल है। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल जो हमने अभी पढ़ा, ये लॉन्ग रन कर्व आ गई, ये लॉन्ग रन आ गई, और इसके बीच में ये जो बनाई है ये शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को कवर करते करते लॉन्ग टर्म पे जाते हैं ना, तो ये शॉर्ट टर्म है, और इसको कवर करते हुए लॉन्ग टर्म। देन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ लिया आपने, ये दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन पढ़ लिया हमने, फ्यूचर कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट नाम से ही समझ लो, जब हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं अपनी ही अमाउंट्स, यानी कि मान लो कोई, हमने कंपनी के किसी एम्प्लॉय को बाहर भेजा, ठीक है, और वो वर्क कर रहा है वहां पे, और वहां पे वो रहने का खर्चा खुद ही दे रहा है, दैट आउट ऑफ द पॉकेट, उसका बनता नहीं था लेकिन वो दे रहा है, मे बी आफ्टर दैट वो कवर हो जाए, लेकिन राइट नाउ वो कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा? चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हमारा चैप्टर आएगा प्रोडक्शन थ्योरी। कल आपकी क्लास मॉर्निंग में ही लगेगी। क्या टाइमिंग है आपकी मॉर्निंग की? मैम 8 से 9। ओके, 8 से 9 कल आपकी क्लास लगेगी। ठीक है, चैप्टर 5 शुरू करेंगे। चैप्टर 4 में कोई कंफ्यूजन है आपके पास? ये पीडीएफ फाइल्स होती है ये वाली? यस मैम। अगर नहीं है तो आप अपने जो ऐप है, क्लास प्लस ऐप और डॉट वे ऐप, जो एंड्रॉयड और आईफोन का अलग अलग है, अगर आपके पास वो ऐप है तो उस ऐप में जाओ, स्टडी मटेरियल में जाओ, वहां पे आपको सारे, आपके सारे सब्जेक्ट की ऐसे सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। आप ये चैप्टर साथ के साथ रिवाइज कर लिया करो एक बार। अब जैसे मैंने अभी पढ़ाया है 4th चैप्टर, अभी ये आपका, आपको पता है क्या पढ़ा है आपने, तो अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हो तो आपको फाइनली वो बैठ जाएगा आपके दिमाग। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने होते हैं कि कंसेप्ट क्या है, लर्न नहीं करती होती लाइनें, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने होते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, फिर उसको लिखना अपने तरफ से, अपने तरीके से। ठीक है, इम्प्लिसिट हो कॉस्ट हो